नाउ एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू ए प्लेन इज अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2, 5, 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मतलब क्या है, एक प्लेन है जिस पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया और इस परपेंडिकुलर के फुट ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं और ये तो ओरिजिन है आपका, दिस इज O एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से A, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, 5, 7। अब वो कह रहा है इस प्लेन की इक्वेशन बताइए। तो मैं क्या करता हूं, इस प्लेन पर सम जनरल पॉइंट P ले लेता हूं। सो हम मान लेंगे लेट P, जिसके की कोऑर्डिनेट है x, y, z, बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। मतलब ये प्लेन पर कोई एक जनरल पॉइंट है हमारा, लेट्स से दिस इज P। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो यहां पर मैं ये OA वेक्टर निकाल सकता हूं। OA वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। और पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है हमारे पास, वो है 2i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ O हो जाएगा, तो OA वेक्टर किसके बराबर आ गया, 2i प्लस 5j प्लस 7k। नाउ ये AP वेक्टर भी मैं निकाल सकता हूं। AP वेक्टर निकालने के लिए मुझे PV ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो कि 2i 5j 7k है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या बन जाएंगे, xi yj zk, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y z हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा xi कैप yj कैप zk कैप। तो मैं अब ये AP वेक्टर निकाल लेता हूं, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहां से P के पोजीशन वेक्टर्स में से A के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो P के पोजीशन वेक्टर है xi yj zk माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A है 2i 5j 7k। यहां पर आ जाएगा x माइनस 2i y माइनस 5j z माइनस 7k। ये आ गया AP वेक्टर। अब ये जो आपका AP वेक्टर है वो इस तरीके से है, मतलब प्लेन के साथ, ये प्लेन है तो ऐसे प्लेन पर लेटा हुआ है, और ये जो OA वेक्टर है ये इस तरह से है, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है, ऐसे यहां पर इस तरीके की कंडीशन है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दो वेक्टर्स यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, हमारा 0 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे OA वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर, देयरफॉर OA वेक्टर डॉट AP वेक्टर इज 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। और ये OA वेक्टर क्या है हमारे पास, वो है 2i प्लस 5j
+7 के। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 5 प्लस 7 इंटू जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया 2x माइनस 4, 5y माइनस 25, 7z माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 2x प्लस 5y प्लस 7z, ये हो गया माइनस का 29 माइनस का 49, ये आ गया माइनस का 78, इधर जाएगा प्लस का 78, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये क्या है हमारे पास, उस प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आई रिपीट, कैसे किया है, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, फिर हमने इस प्लेन P पर एक जनरल पॉइंट मान लिया जिसके की कोऑर्डिनेट x y z हैं, फिर मैंने ओ ए वेक्टर निकाला, फिर ए पी वेक्टर निकाला। क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और यहां से जो इक्वेशन मिलेगी वही क्या होगी, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। Find the equation of plane which makes intercept 2, 3, 7 on the coordinate axis। मतलब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो हमें प्लेन की इक्वेशन बतानी है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म को लर्न करें, वो क्या थी। वी नो दैट equation of plane cuts of ABC as intercepts on axes is given by। वो क्या होती है, यदि x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट और z एक्सिस पर C इंटरसेप्ट कट करता है तो उस प्लेन की इक्वेशन हमें मिलती है x बाई ए y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो इंटरसेप्ट हैं वो क्या दे रखे हैं, हेयर द इंटरसेप्ट्स आर, इंटरसेप्ट हमें क्या दे रखे हैं, यहां पर इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं 2, 5, 7। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या हो जाएगी, वो x बाई 2 y बाई 3 प्लस z बाई 7 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर जो ये नीचे लिखे हुए हैं इनको हम यहाँ पर नहीं छोड़ते, हमें नहीं यहाँ से हटाना होगा, इस तरीके की इक्वेशन बनानी है हमें। तो यहाँ पर इनको हटाने के लिए मैं इसे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 42, तो यहां पे आ जाएगा 42 इंटू एक्स बाई 2 वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 7 इज इक्वल टू 42। यहां 42 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 21x, 3 से 14y एंड 7 से 6z इज इक्वल टू 42, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या आ रही है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है। तो केवल इंटरसेप्ट की वैल्यूज को हमें यहां पर पुट करना है और हम प्लेन की इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से निकाल पाएंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 4 5। मतलब कोई एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और एक प्लेन है जो उस लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करता है, एंड इज एट राइट एंगल टू द लाइन। और वो जो प्लेन है वो उस लाइन पर राइट एंगल है हमारा। अब जरा समझें, मान लीजिए ये वो लाइन है जो इन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और ये जो पेपर बोर्ड है ये हमारा वो प्लेन है और ये इसको बाइसेक्ट करता है इस तरीके से। अब समझे, ऐसे बाइसेक्ट कर दिया। अब जहां पर ये जो प्लेन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, वो एक पॉइंट है। वो जो पॉइंट है हमारा जिस पर ये प्लेन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो लाइन है, आप ध्यान से समझें, प्लेन इस पर राइट एंगल है, तो प्लेन जो लाइन है वो इस पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो गई, इस तरीके से आप समझें, लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो गई। और प्लेन का एक नॉर्मल भी है, ये प्लेन का नॉर्मल है, ये भी इस पर परपेंडिकुलर और ये लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर। तो मतलब ये जो प्लेन का नॉर्मल है और ये जो लाइन है वो क्या हो गए, वो पैरेलल हो गए। आई रिपीट, ये प्लेन इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर हो गई और प्लेन के नॉर्मल के ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और जब दो लाइंस हमारे पास पैरेलल दे रखी हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो मैं प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, प्लेन बाइसेक्ट्स द लाइन with joining the points P, that is 1 2 3, and Q, that is 3 4 5 at some point R। मान लिया वो R पर इंटरसेक्ट करती है। सो drs of normal to plane, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। वो लाइन जो है आपकी प्लेन पर तो परपेंडिकुलर हो गई, सो प्लेन पर परपेंडिकुलर होने की वजह से वो नॉर्मल के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। सो their drs are equal। so then drs of normal r वो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1। यदि एक ऐसा पॉइंट दे रखा हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, इन दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसके हो जाएंगे 3 माइनस 1 दैट इज 2, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 5 माइनस 3 इज 2। ये क्या हो गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, एक पॉइंट और मिल जाए जिससे वो प्लेन पास हो रहा है तो मैं उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब आप समझें भाई, ये जो प्लेन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो यहां पर
ये जिस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने माना है आर, ये जो आर है यहां पर जो आर है वो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से प्लेन पास भी हो रहा है। आप ध्यान से देखें तो प्लेन टच कर रहा है आर को, मतलब आर से ये प्लेन क्या हो रहा है, पास भी हो रहा है। और आर के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर ये P है, ये Q है, पी क्यू को प्लेन ने इस R पॉइंट पर बाइसेक्ट किया है इन 2 इक्वल पार्ट्स। सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इस R के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे प्लेन बाइसेक्ट द लाइन एट पॉइंट R, so plane is passing through R। तो जो प्लेन है वो R पॉइंट से पास हो रहा है हमारा। अब कोऑर्डिनेट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वो क्या हो जाएंगे, जरा देखिए, वो हो जाएंगे 1 + 3/2, 2 + 4/2 एंड 3 + 5/2। 1 + 3 4/2 यानी ये हो गया 2, 6/2 यानी ये हो गया 3, 8/2 यानी ये हो गया 4। अब हमारे पास प्लेन का एक पॉइंट है जिससे वो प्लेन पास हो रहा है एंड नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अब हम वैल्यू को यहां पुट करेंगे और हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, 4 and having DRs of normal, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास 2, 2, 2 इज गिवन बाई, वो क्या होगी 2 × x - 2 प्लस 2 × y - 3 प्लस 2 × z - 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 4, 2y - 6 प्लस 2z - 8 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, 2x प्लस 2y प्लस 2z, -4 - 6 इज -10 एंड ये हो गया माइनस का 18, ये इधर जाके प्लस का 18। 2 कॉमन लेंगे, इधर भेज देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमने कंसेप्ट क्या यूज किया कि प्लेन जो है वो उस लाइन को बाइसेक्ट करता है, तो ये नॉर्मल के पैरेलल हो गई लाइन, तो नॉर्मल के और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज सेम हो गए, तो हमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए आपके, ये रहे। फिर ये प्लेन इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, तो ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास भी होता है, तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और फिर हमारे पास एक पॉइंट आ गया, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, तो हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकाल ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
मतलब क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और इंटरसेप्ट्स बताने हैं। तो देखिए कैसे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी है वो इस तरीके की होती है, y बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। सामने क्या होता है, 1 होता है, तो सामने 1 बनाने के लिए यहाँ केवल 1 बना देना और बात बन जाएगी। x y z का कोफिशिएंट 1 कर देंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है। सामने 1 बनाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, 6 से डिवाइड कर देता हूँ। सो डिवाइडिंग, इसको फर्स्ट बोल दें, फर्स्ट ऑन बोथ साइड बाई 6, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस जेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 6। 6 सभी के डिवाइड में आएगा, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, x बाई 3 प्लस y बाई 2 और ये -1 नीचे ले लेंगे हम, z बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गई हमारी, उस प्लेन की इक्वेशन आ गई इन इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास इंटरसेप्ट्स क्या आ रहे हैं, इंटरसेप्ट्स आर 3, 2 और -6। जो x y z के नीचे लिखे होंगे वो क्या होते हैं, हमारे इंटरसेप्ट होते हैं। अभी देखिए कभी ऐसा भी केस आ सकता है कि ये पूरा पूरा कैंसिल ना हो, जैसे यहां पर आ जाए 10x बाई 6, तो 2 से 5, 2 से 3, यहां पे आ गया 2x बाई 3, बट यहां पर जो x का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो ये 2 हम नीचे ले आते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन 3 बाई 2, मतलब जो मल्टीप्लाई में बच जाए उसको डिवाइड में ले आए। x का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो फिर x इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा, 3 बाई 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप उसको रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड देन फिर आप इंटरसेप्ट्स की वैल्यू को लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी such that the centroid of the triangle is the point PQR so that the equation of plane is। मतलब क्या है कि एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और सी पर कट करता है। जैसे मैं यहां पर एक आपके सामने प्लेन बनाऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस, एक प्लेन है जो इस तरीके से ए बी और सी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, और वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी बनेगा इसका जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, वो पॉइंट पी क्यू आर है। इसका सेंट्रॉइड क्या है, पी क्यू आर है। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ये हमें शो करना है। अब आप समझें, देखिए ये जो ट्रायंगल है मैं इसको अलग से बना लेता हूं। इसका सेंट्रॉइड क्या होता है यदि आपको नहीं पता है तो वो समझें। ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टिसेस होते हैं। यहां से हम सामने वाली साइड पर आप डालेंगे मीडियन, तो ये मीडियन हो गई। इधर सी से डालेंगे ये एक मीडियन, और इधर वाले वर्टिसेस से डालेंगे तो ये एक मीडियन। जहां पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रॉइड बोला जाता है, ठीक है ना। जहां पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और यदि हमारे पास इस ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं
वो x2 y2 z2 x3 y3 एंड z3 हो, तो जो सेंट्रॉइड है जिसको हम नाम दे देते हैं O, तो O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अब ये जो प्लेन कट कर रहा है उसने कोई डिस्टेंस तो हमें नहीं दी है, तो मैं मान लेता हूं ये x एक्सिस को a डिस्टेंस, y एक्सिस को b एंड z एक्सिस को c पर कट करता है। लेट दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x by a, y by b, z by c इज इक्वल टू 1। अब आप समझें कि ये डिस्टेंस यदि a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x वाला तो a हो जाएगा, y और z 0 रहेंगे क्योंकि ये x एक्सिस है। ये यदि b है तो इस b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 b 0, इसके हो जाएंगे 0 0 c। ये हम अपनी मानी हुई डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे इफ a b c आर इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, so coordinates of a b and c are, वो क्या हो जाएंगे, वो a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मेरे पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर, निकाल लेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, वो क्या हो जाएंगे जरा समझें, a प्लस 0 बाई 3, 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3, 0 प्लस c बाई 3। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3। बट हमें क्वेश्चन में भी सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, वो p q r है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स of centroid of triangle ABC are given PQR। यदि ये दोनों सेम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो PQR इज इक्वल टू a बाई 3, b बाई 3, c बाई 3। तो यहां से p किसके बराबर आ गया, a बाई 3, q किसके बराबर आ गया, b बाई 3 एंड r किसके बराबर आ गया, c बाई 3। a हो गया 3p, b हो गया 3q, c हो गया 3r। पुटिंग a b c इन फर्स्ट, ए बी सी की ही वैल्यू हमें निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर, वो हमने निकाल ली। यहां पुट कर देंगे x अपॉन 3p, y अपॉन 3q एंड z अपॉन 3r इज इक्वल टू 1। नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, थ्री डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो
प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। चेक करें क्या हमें यही प्रूव करनी थी? एग्जैक्टली हमें यही प्रूव करना था कि जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। आई रिपीट द प्रोसेस। हमने पहले उस प्लेन के कोऑर्डिनेट मान लिए ए बी सी, उस प्लेन की इक्वेशन मान ली हमने x बाई ए, वाई बाई बी, z बाई सी। ए बी सी इंटरसेप्ट्स थे, तो इससे हमने ए बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो है a0 0। फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा के सेंट्रॉइड की वैल्यू निकाली। सिमिलरली सेंट्रॉइड की जो वैल्यू निकालने पर हमें यहां पर मिला है, सेंट्रॉइड हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था, दोनों को बराबर रख लिया। वहां से ए बी और सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो सेंट्रॉइड हमें दे रखा है मिल गई है, उसको फर्स्ट में रखेंगे एंड सिंपली हम यहां पर आपके प्लेन की इक्वेशन को प्रूव कर पाएंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। लास्ट क्वेश्चन से बस स्लाइड सा ही इसके अंदर चेंज आया है, और वो क्या है? ए प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 1 - 2 3। अब जो सेंट्रॉइड है वो हमें क्या दे रखा है? 1 - 2 3 दे रखा है, एंड हमें शो करना है कि प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। तो अभी भी तरीका सेम ही है। हमने एक प्लेन मान लिया जो जिसके की इंटरसेप्ट्स ए बी और सी हैं, तो हमने प्लेन की इक्वेशन मान ली। वो एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर कट करता है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 0, बी के हो जाएंगे 0 b 0, सी के हो जाएंगे 0 0 c। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड हम इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे जो होंगे a/3, b/3, c/3। बट जो हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या दे रखे हैं? 1 - 2 3 दे रखे हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। सो a/2 इज इक्वल टू 1 एंड b/3, सॉरी a/3 है यहां पर, b/3 इज इक्वल टू -2, c/3 इज इक्वल टू 3। a यहां से आ गया 3, b आ गया -6, c आ गया 9। पुटिंग ए बी सी इन फर्स्ट, यहां रख देंगे x/3, y/-6, z/9 इज इक्वल टू 1। नीचे से टर्म्स हमें कैंसिल करनी है, तो इनका एलसीएम ले लें, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा एलसीएम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 3 से 6 टाइम 6x, 6 से 3 टाइम, 9 से 2 टाइम इज इक्वल टू 18। और क्या चेक करें, हमें यही शो करना था कि हमारे पास प्लेन की इक्वेशन यही आएगी, तो बस हमने शो कर दिया है यहां पर। सिंपली वो सेंट्रॉइड की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में PQR, यहाँ 1 - 2 3 दे रखी है, वो कुछ भी बदल दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ आके बस इक्वल में चेंज करना है हमें। तरीका हमें समझ में आ गया। अब वो सेंट्रॉइड कितना ही बड़ा या कुछ भी दे दे, अल्फाबेट्स दे दे, नंबर्स दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेस्पेक्टिव प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है। लेट n वेक्टर बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3, मतलब ये एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 2√3 है, सच दैट इट मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल्स, मतलब इक्वल एंगल्स बनाता है और एक्यूट एंगल्स बनाता है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये वेक्टर इक्वल एंगल बना रहा है और एक्यूट एंगल बना रहा है। और फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन
passing through 1 minus 1 2 and normal to n वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हम इजीली निकाल लेंगे जब हमें n वेक्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहला टास्क है हमारा इस n वेक्टर को निकालना। अब n वेक्टर निकालने के लिए उसने क्या क्या कंडीशंस हमें दे रखी हैं। एक तो वो एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, यहां से हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि 2√3 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो हम 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी एंगल्स made by n vector with coordinate axes। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है। तो यदि हमारे पास एंगल दे रखे हो तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड n इज इक्वल टू कॉस गामा। अब हमें पता है ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये हमें दे रखा है कि तीनों इक्वल हैं और एक्यूट भी हैं। तो यहां से हम जानते हैं, we know that L square plus M square plus N square is equal to 1। तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मैं cos बीटा को भी cos अल्फा रख सकता हूं और cos गामा को भी cos अल्फा रख सकता हूं। तो यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। 3 को इधर ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, ये इधर जाएगा। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, विच इम्प्लाइज दैट cos alpha is equal to 1/√3 because alpha is acute। आप समझें, आप बोले सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया। जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो हमें एंगल ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है और पॉजिटिव साइन से हमें एक्यूट एंगल मिलता है। बट यहां पर उसने क्लियर बोल दिया कि एंगल्स इक्वल हैं और एक्यूट हैं, तो पॉजिटिव 1/√3 होगा। सो कॉस बीटा भी कितना हो गया 1/√3, कॉस गामा भी कितना हो गया 1/√3। सो डीसीज ऑफ n वेक्टर वो है 1/√3, 1/√3, 1/√3। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो क्या आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप इज इक्वल टू 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप। हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया। मतलब ये नॉर्मल वेक्टर तो है, बट वो नॉर्मल वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 हो जाएगा। बट वो कह रहा है n बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3। जब हमें ऐसा केस हो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर दे रखा हो और इतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है, तो हम इतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो इतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा। सो हम बोलेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर या फिर नॉर्मल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3 इज
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n कैप इंटू 2√3। तो यहां आ जाएगा 2√3 इंटू 1/√3i 1/√3j 1/√3k। √3 की अंदर मल्टीप्लाई होगी, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2i 2j 2k। ये आ गया n वेक्टर। n वेक्टर हमने निकाल लिया। अब पॉइंट हमें दे ही रखा है, बस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे, यहां पुट कर देंगे। ये पॉइंट दे रखा है, नॉर्मल मिल गया, यहां रखते ही प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। लेट r1 वेक्टर बी द पॉइंट, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट (1, -1, 2). So r1 vector is equal to I minus j plus 2k and n vector is 2i plus 2j plus 2k. So equation of plane passing through r1 vector and normal to n vector is given by r vector minus r1 vector dot n vector is equal to 0। यहां पुट करने से हमें उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो r वेक्टर माइनस i माइनस j प्लस 2k, n वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। पहले इस वेक्टर की मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू 2 इज 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4, माइनस का 4 बन गया, इधर जाके प्लस का 4। r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो यहां आ जाएगा r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 2। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई इन वेक्टर फॉर्म। वो कह रहा है वेक्टर एंड कार्टीशियन दोनों में निकालनी है। तो वेक्टर टू कार्टीशियन चेंज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, केवल r वेक्टर की जगह xi yj zk रख देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई इन कार्टीशियन फॉर्म। तो आप फिर से समझें कि हमने किस तरीके से किया है। पहले हमें एंगल्स दे रखे थे तो हमने उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। क्योंकि एंगल बराबर दे रखे थे तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें 1/√3 1/√3 1/√3 मिल गया। फिर हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिख लिया जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। वो हमसे कह रहा था कि मैग्नीट्यूड 2√3 वाला वेक्टर चाहिए, तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया। और फिर वो पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर को हमने यहाँ रखा है और हमें प्लेन की इक्वेशन मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अ प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ABC। एक प्लेन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट ABC से पास हो रहा है। शो दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। हमें शो करना है कि ओरिजिन से जो इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका जो लोकस है वो ये है। अब लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब होता है रास्ता। मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये रास्ता ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो पाथ है, जो रास्ता है,
इसको हम क्या कहते हैं, आपका लोकस कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास एक प्लेन है जिस पर कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस जो पॉइंट है, जो P है, इसके कोऑर्डिनेट हैं, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट हैं PQR। PQR क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर है प्लेन पर, ये प्लेन है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो यहां OP के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है, एंड हमारे पास नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। drs ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, वो क्या हो जाएंगे भाई, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज किस फॉर्मूले से मिलेंगे हमें, x1 y1 z1 x2 y2 z2। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1 एंड z2 माइनस z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे p माइनस 0 दैट इज p, q माइनस 0 दैट इज q एंड r। अब ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज हों, वो होती है a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे वो प्लेन पास हो रहा है, एंड a b c क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पॉइंट क्या है जिससे वो पास हो रहा है, दैट इज A B C and having drs of normal, वो क्या है, PQR है, इज वो हो जाएगी P इंटू एक्स माइनस ए, Q इंटू एक्स माइनस बी प्लस R इंटू वाई माइनस बी, z माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट। अब ये जो प्लेन है भाई, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन पर लाई करता है, तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। हम बोलेंगे पॉइंट P, फुट ऑफ परपेंडिकुलर P lies on plane, therefore it must satisfy it। तो वो हो जाएगा P इंटू P माइनस ए, Q इंटू Q माइनस B, R इंटू R माइनस C इज इक्वल टू 0। भाई एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, P स्क्वायर माइनस AP, Q स्क्वायर माइनस QB, R स्क्वायर माइनस RC इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस AP माइनस QB माइनस RC इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लोकस आ रहा है। सो लोकस हम निकालते कैसे हैं, लोकस ऑफ P। अब समझो, ये जो इक्वेशन आई है उस पॉइंट को उसके अंदर रखने से, उस इक्वेशन में पॉइंट क्या है हमारा जिसका लोकस निकालना है, PQR का लोकस निकालना है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही लोकस निकालना है जो ये पॉइंट है। तो जहां भी इस इक्वेशन में P है वहां x रख देंगे, Q की जगह y
और r की जगह z रख देंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगा, वो लोकस हो जाएगा। लोकस निकालने के लिए हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जगह रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लोकस मिल जाता है। तो p की जगह x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। आप चेक करें क्या यही लोकस हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। डेफिनेटली हमें यही दे रखा है, हेंस प्रूफ। तो करना कैसे है, पहले हमने वो पॉइंट लिख लिए जो हमें दे रखे थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू आर मान लिए, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, पॉइंट दे रखा था जिससे प्लेन पास हो रहा था तो प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पर लाई करता है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, हमें एक इक्वेशन मिली। तो पी क्यू आर की जगह एक्स वाई जेड रख देंगे तो हमें इस पॉइंट का लोकस मिल जाएगा। तो हमारे पास लोकस वही आ गया जो हमें शो करना था। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 13.6 का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 13.6 को हमने फिनिश कर लिया है। इससे आगे की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.7।